पढ़ने बैठ के 11 o'clock या 12 o'clock तक भी तीनों सब्जेक्ट के होमवर्क कर सकता है। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था सर आपके साथ। आप काफी एक पॉजिटिव टीचर हो, आप हमेशा बच्चे को पॉजिटिव चीजें सिखाते हो। एंड अगर एक स्टडी टेबल है तो एक सेट डेकोरम है कि बच्चे को पढ़ना है। अब एक बार टेबल पे आ गए तो वो दोबारा सोने नहीं जाएगा। मल्टीपल रिवीजन से ज्यादा डिटेल्ड रिवीजन पे जाऊंगा। एक और मैंने किया था सर कि मैंने एडजस्टमेंट कॉपी बनाई थी एक। मैंने सोचा था इतनी कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग अगर मेरे को एक रिवीजन लेक्चर में होती है तो अगर मैं इन्हीं सर से एक्चुअल में पेड बैच लूंगा रेगुलर क्लास तो कितनी अंडरस्टैंडिंग होगी। वेरी वेरी गुड इवनिंग मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेरी वेरी वेल। आज मेरे साथ इधर अवेलेबल है एक और सीए फाइनलिस्ट जिन्होंने मई 2025 अटेम्प्ट में अपना एग्जाम क्लियर किया है, और वो भी एक नहीं बोथ ग्रुप्स क्लियर करे हैं, और वो भी हमारे पास इकट्ठे। तो यहां पर आइए इनसे समझते हैं, इनको वेलकम करते हैं सबसे पहले, और देन इनसे समझते हैं कि इनके स्ट्रेटजीज क्या थे, इनका माइंडसेट क्या था, इन्होंने रिविजन्स को कैसे प्लान किया और इनकी जर्नी कैसी रही। तो सबसे पहले आई वेलकम यू अथर्व टू दिस अमेजिंग इंटरव्यू सेशन विद यू। आई होप ये सेशन हमारे बच्चों के लिए बहुत ही इंफॉर्मेटिव होने वाला है। आपकी जर्नी से हमारे बच्चों को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। सो आई वेलकम यू अथर्व। थैंक यू सर। कैसे हैं अथर्व? कैसा कैसा अभी फीलिंग कैसा आ रहा है? सीए फाइनलिस्ट बनने के बाद कैसा लग रहा है? सर काफी एक्साइटेड हूँ आर्टिकलशिप के लिए, काफी खुश हूँ और काफी प्राउड फील कर पा रहा हूँ कि मैंने इतनी ये कर लिया अचीव। सो पेरेंट्स पेरेंट्स को भी कैसा फील हो रहा है? मतलब यार एक सीए, मुझे याद है सीए इंटरमीडिएट जिस दिन मैंने क्लियर किया था उस दिन रात को नींद ही नहीं पड़ी थी। तो अभी आपकी फीलिंग कैसी है? क्या वैसा ही कुछ फीलिंग हो रहा है, या कैसा अभी पेरेंट्स कैसा फील कर रहे हैं? सर मैं तो सेम वैसा ही फील कर रहा हूँ, मुझे तो नींद आ नहीं रही है। एंड पेरेंट्स भी काफी प्राउड फील कर रहे हैं कि मैंने इतनी सी एज में अचीव कर लिया है। यस यस। सो अथर्व एक चीज बताओ यार, बोथ ग्रुप आपने इकट्ठे दिए और ये जो प्लानिंग यस सर। आपने अपने पास किया पूरे बोथ ग्रुप्स का, सबसे पहले मैं ये समझना चाहता हूं यार आपकी जर्नी कैसी रही, क्योंकि ये जर्नी इजी नहीं होती फॉर एनी सीए फाउंडेशन या सीए इंटरमीडिएट या सीए फाइनल एस्पिरेंट। बहुत चैलेंजेस भी होते हैं और साथ में ये चैलेंजेस अपॉर्चुनिटीज भी लेकर आते हैं। तो कोई ऐसा चैलेंज या कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी जो आपको लगता है कि आपने ये चैलेंज फेस किया था अपने जर्नी के दौरान, वो शेयर करना चाहोगे कुछ सबसे पहले? यस सर। सर लेट मी बिगिन विद द डे जिस दिन मैंने फाउंडेशन क्लियर किया था। सर जैसे ही मैंने फाउंडेशन क्लियर किया था आई वाज वेरी एक्साइटेड टू बिगिन विद इंटरमीडिएट की नए सब्जेक्ट्स पढ़ेंगे। इस बार टैक्स नया सब्जेक्ट है, ऑडिट, एफएमएसएम ये सब नया सब्जेक्ट है। एडवांस अकाउंट्स में भी अब एएस जो प्रैक्टिकल नॉलेज होगी वो मिलने वाली है। तो मैं काफी एक्साइटेड था। लेकिन मैंने जब स्टार्ट किया था मेरे मन में यही था कि मैं एक ही ग्रुप दूंगा स्टार्टिंग में, क्योंकि मैं उस टाइम पे इतना कॉन्फिडेंट फील नहीं कर पा रहा था। बट धीरे धीरे मैंने यूट्यूब पे टीचर्स को सुना और मेरे भैया दीदियों से बात करी। उन सब ने मेरे को ये एडवाइस दी कि बोथ ग्रुप्स देना चाहिए, अगर नहीं हुआ तो फिर कोई बात नहीं, दोबारा दे सकते हैं अपन। तो फिर मैंने बोथ ग्रुप्स देने का डिसीजन किया, उसके हिसाब से रिवीजन प्लान किया और फिर क्लियर कर लिया सर। तो ये जो बोथ ग्रुप्स का डिसीजन आपका था, अब आपका ये अटेम्प्ट था मई 25 वाला, तो मतलब यस आप सर। पिछले 9 मंथ से तो अप्रोक्सीमेटली स्टडी कर ही रहे होगे जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है यस सर। इंटरमीडिएट की। तो ये आपने कब स्विच किया, मतलब कि यार मैं सिंगल ग्रुप से बोथ ग्रुप पे आऊंगा? तो ये क्या मतलब इनिशियली स्विच हो गया था, या ड्यूरिंग दिस मतलब जर्नी 2 4 5 महीने बाद स्विच हुआ था, और फिर कैसे प्लान किया उस चीज को? सर सबसे पहले तो मैंने इंटरमीडिएट ग्रुप 1 की क्लासेस खत्म कर ली थी। और उस टाइम पे दिवाली का टाइम था तो सब रिलेटिव्स के घर जाते थे, उन सब ने यही सजेस्ट किया कि बोथ ग्रुप्स देना चाहिए। तो 4 5 दिन मैंने खुद लिए एंड अप्रोक्सीमेटली आई गेस सर 10 नवंबर के आसपास मैंने स्विच कर लिया था कि हाँ मैं बोथ ग्रुप्स लूंगा, फाइनल है ऐसे। वेरी नाइस। लेकिन यार अथर्व इसमें एक चीज समझ में नहीं आई मेरे को। अगर मैंने स्टार्टिंग में ये प्लान किया कि जो यूजुअली स्टूडेंट्स के साथ होता भी है कि मैं सिंगल ग्रुप के साथ जाऊंगा, सो आप कह रहे हो नवंबर के आसपास, मतलब आपने 2 3 महीने बाद अपना ये शिफ्ट मारा कि यार मैं नहीं बोथ ग्रुप की तरफ जाऊंगा। तो अब तो टाइम बहुत कम बच गया था। लाइक आपके लिए अगर बोथ ग्रुप का डिसीजन नवंबर में लिया और मई में एग्जाम है, तो आपके पास सिर्फ 6 महीने का टेन्योर था जिसके अंदर आपको ग्रुप 1 भी पढ़ रहे होगे, ग्रुप 2 भी अब स्टार्ट करना होगा, और रिविजन्स भी करने होंगे। तो मतलब ये चैलेंजिंग नहीं था कि यार बीच में मैंने ये चीज पिक कर ली और पता नहीं कैसे टर्न आउट हो, मे बी शायद नेगेटिव चली जाए मेरे लिए? सर एक्चुअली जब मैंने डिसीजन ले लिया था कि बोथ ग्रुप्स देना है तब मेरा ग्रुप 1 हो चुका था सिलेबस कंप्लीटली। ओके। तो उसके अंदर ये था कि यस आपने सर। पहले 3 महीनों में
अपने पास शायद आपने अपने पास मई में क्लियर किया होगा, मई या जून वाला जो अटेम्प्ट था 2024 वाला, जो उसमें आपने अपना क्लियर yes, किया होगा फाउंडेशन का लेवल। तो उसके बाद आपके पास 2 4 5 महीने होंगे, तो इफेक्टिवली उनको यूज करते हुए नवंबर तक ग्रुप 1 की तैयारी हो चुकी थी। यस सर, ग्रुप 1 की तैयारी हो चुकी थी। अंडरस्टूड। और फिर नेक्स्ट आपने अपना जो नवंबर के बाद वाला टेन्योर था उसको ग्रुप, आपने मेजरली ग्रुप 2 पे इन्वेस्ट करके फिर रिविजन्स पे शिफ्ट हुए होंगे। हाँ, यस सर, पर यस सर। अब जैसे आपने बोला यार मैंने 3 महीने में मेरा ये ग्रुप 1 का प्रिपरेशन कर लिया था, तो उस टाइम पर आपका क्या स्ट्रेटेजी था? लाइक अभी जो स्टूडेंट मुझसे कई बार बात करते हैं वो कहते हैं, मेरे पास एक क्वेश्चन आता है, क्या टाइम सफिशिएंट है हमारे पास? 6 महीने या 8 महीने का टाइम बचता है आफ्टर रिजल्ट्स, क्या ये टाइम सफिशिएंट है कि मैं सिंगल ग्रुप प्रिपेयर कर सकता हूं? तो भाई मेरा एक आंसर उनको सिंपल सा होता है कि 3 पेपर प्रिपेयर करने के लिए 8 महीने मिल रहे हैं, तो मतलब इससे ज्यादा और आप क्या मांग सकते हो? तो आपने भाई तीन यस सर। महीने में एक ग्रुप की क्लासेस अप्रोक्सीमेटली खत्म करे थे, तो क्या शेड्यूल फॉलो किया था? थोड़ा सा बता सकते हो? ग्रुप 1 के लिए जब आपने शेड्यूल फॉलो किया था, एडवांस अकाउंटिंग रहा होगा, लॉ रहा होगा और टैक्स रहा होगा, तो इनकी क्लासेस कैसे मैनेज करते थे? मतलब हाउ डिड यू प्लान योर स्टडीज ड्यूरिंग द डे? सर मैं सुबह 6 बजे करीब उठ जाता था। आई वुड गेट रेडी, थोड़ा रिलीजियस टाइप हूँ तो पूजा पाठ वगैरह करके आई वुड 8 o'clock आई वुड सिट ऑन माई टेबल। ठीक है। सर लॉ मेरे को थोड़ा टीडियस सब्जेक्ट लगता था कि बहुत थ्योरेटिकल है, एंड मैं लॉ हेटर रहा हूँ स्टार्टिंग से, थ्योरी हेटर। तो फिर मैं सुबह सबसे पहले लॉ ही करता था कि ठीक फ्रेश है। दिमाग से लॉ पढ़ लेते हैं अपन सबसे पहले। ठीक है। तो लॉ की क्लास मेरी चलती थी अप्रोक्स 10:30 11 तक। फिर उसके बाद मैं लंच ब्रेक ले लेता था और 12 o'clock वापस से पढ़ने बैठता था। 12 o'clock में जी टैक्स उठाता था, जिसमें पहले तो मेरी डीटी की क्लास चली थी और फिर उसके बाद डीटी खत्म होने के बाद जीएसटी चली थी। अंडरस्टूड। अंडरस्टूड। फिर उसके तो बाद वन हाँ प्लीज। तो 1:30 तक सर टैक्स की क्लास होती थी। उसके बाद मैं थोड़ा लंबा ब्रेक लेता था अप्रोक्स 3 या 3:30 तक का, जिसमें मैं यूजुअली थोड़ी सी नैप ले लेता था या फोन यूज कर लेता था। और फिर 3:30 से मैं अकाउंट्स की क्लास देखता था, जो कि मेरी अप्रोक्सीमेटली 5 या 6 बजे तक भी खिंच जाती थी आराम से। अंडरस्टूड। अंडरस्टूड। तो एक दिन में 3 क्लासेस मैनेजेबल थी, ऐसा नहीं था कि यस जो सर। नहीं मैनेज हो सकता? और इन हाँ, क्लासेस के साथ अब होमवर्क भी मिलता होगा, क्योंकि मैं होमवर्क दे रहा हाँ। हूं तो आई एज्यूम कि सारे टीचर्स घर पर प्रैक्टिस यस के लिए सर। क्वेश्चंस देते ही देते हैं। तो भाई यस वो सर। होमवर्क कब करते थे? अगर सुबह 8 बजे से लेकर शाम को 7 बजे तक तो आपकी क्लासेस खत्म हुई, मतलब एक तो ये आपने यस 11 घंटे की जर्नी मुझे बता दी। होमवर्क का टाइम सर। कहाँ है? क्योंकि स्टूडेंट होमवर्क नहीं करता, फिर प्रैक्टिस होती नहीं, तो एग्जाम से पहले फेलियर आता है। मतलब एग्जाम से पहले नर्वसनेस होती है और एग्जाम में फेलियर आता है। तो वो चीज आपने कहाँ मैनेज करी? मतलब होमवर्क वाला कहाँ आता था पूरा जर्नी में, ये वाला पार्ट? सर आई थिंक अगर 7 बजे तक भी क्लास चल रही है और 8:30 तक बच्चा लंच ब्रेक लेता है, तो वो 9 बजे वापस पढ़ने बैठ के 11 o'clock या 12 o'clock तक भी तीनों सब्जेक्ट के होमवर्क कर सकता है आराम से। और यस। फिर 12 से 6 सो सकता है। तो मतलब 6 to 7 आवर्स का स्लीप मैनेज करके, पर इसमें हाँ, हाँ। प्रोवाइडेड ये हो कि हमारे पास कोई और डिस्ट्रैक्शंस नहीं होने चाहिए। लाइक अगर यस मैं सर। 7:30 अपनी क्लासेस खत्म कर रहा हूँ शाम में, और मैंने अपना डिनर करा उसके बाद, तो उसके बाद क्या होता है कि डिस्ट्रैक्शंस होती हैं। भाई कोई और कमिटमेंट्स हैं किसी और इंसान के साथ, या कहीं जाना है, या कोई सोशल मीडिया पे एक्टिव रहना है, वो चीजें हमको इग्नोर करनी पड़ेंगी। मेरे को ऐसा समझ में आ रहा है हाँ, कि हाँ, तभी वो होमवर्क हो पाएगा, वरना वो होमवर्क की जगह खा जाएगा। हाँ। यस सर। विच इज अ गुड थिंग। तो यही सेम रूटीन आपका, मेरे मानना है कि ग्रुप 2 में भी सेम रहा होगा। 3 क्लासेस दिन की मैनेज करी, रात को होमवर्क किया, नेक्स्ट डे अगेन द सेम रूटीन। सर ग्रुप 2 तो मैंने कंप्लीटली रिकॉर्डेड लिया था, तो मैं 6 to 7 लेक्चर्स भी 2x पे देख देख के निकाल लेता था एक दिन हाँ। में। हाँ, ये भी दिस इज अ गुड थिंग। अभी आज के टाइम पे द बेस्ट थिंग इज कि हमारे पास हमें रिकॉर्डेड क्लासेस इतने अच्छे फॉर्मेट में, इतने अच्छे तरीके से मिल रही हैं कि अब हम उसका स्पीड इंक्रीज करके अपने कन्वीनियंस से दिन या रात में जब भी देखकर अपना कोर्स खत्म कर सकते हैं। अच्छा, इसमें ना अथर्व, आपके पूरे डिस्कशन में एक बहुत अच्छी चीज मैंने पिक करी, जो आपने यस कहा सर। कि यार मैं सुबह पूजा पाठ करता था पहले, और उसके बाद दूसरी चीज मैंने जो पिक करी आपने जो कहा उसके अंदर कि यार मैं टेबल पे बैठ जाता था अपना आके। तो पहली यस चीज सर। आई वांट टू अंडरस्टैंड कि इंपॉर्टेंस ऑफ स्पिरिचुअलिटी इन योर लाइफ। मतलब हम पढ़ते तो है, एवरीबडी इज स्टडिंग। आज जैसे अगर मान लो 1 लाख बच्चों ने पेपर लिखा तो सबने पढ़ाई करी होगी, स्पिरिचुअलिटी आपको कहां पर हेल्प करी? दिस इज समथिंग विच एवरी स्टूडेंट शुड लर्न,
कि यार ये स्पिरिचुअलिटी कैसे हेल्प करता है, क्योंकि मैं आई एम वेरी स्पिरिचुअल, तो मैं तो ये चीज फॉलो करता हूँ, एंड आई ऑलवेज टेल माय स्टूडेंट्स ऑल्सो कि भैया देखो, भगवान एक ऐसी, आप ऐसा समझ हाँ लीजिए, एक हाँ। ऐसी फोर्स है जो आप काम करेंगे 10%, 20%, 30%, वो उस 30% को 20, 30, 50% कभी कभी बढ़ाकर आपको उसका अच्छा रिजल्ट दे देंगे। तो यस सर, आपके यस लिए सर। स्पिरिचुअलिटी कैसे काम करी, मतलब हाउ इट यूज टू हेल्प यू, एनर्जी के फॉर्म में या माइंडसेट के फॉर्म में, हाउ इट वर्कड फॉर यू? सर मेरे को, मेरे माइंड को काफी पीस दिलाता था और एक फेथ दिलाता था कि हाँ कोई है जो मेरी इस मेहनत का रिजल्ट मेरे को दिखला के देगा। और जो कि मेरे को सर रिजल्ट में दिखाई, मेरे लॉ में एग्जैक्ट 40 आया है। यस। तो वो कहीं ना कहीं बाय गॉड्स ग्रेस ही है सर। कि वो कहीं ना कहीं वो पूजा पाठ का फल मान लो, या एक ऐसा हाँ। मान लो कि यार कि चलो ठीक है, डूइंग गुड विल गेट यू गुड, वो वाली बात होती है कि आप हाँ। अच्छा करेंगे तो अच्छा यस आपको सर। आगे से मिलेगा। और यस सर। स्टडीज में भी अथर्व, एक चीज शायद आप भी मानेंगे कि बहुत माइंडसेट में ना बहुत फर्क आ जाता है जब हम लोग थोड़ा स्पिरिचुअलिटी की तरफ हाँ। जाते हैं। तो वी हैव अ माइंडसेट की यार, थोड़ा कामनेस आ जाता है, मतलब थोड़ा हश कम हो जाता है लाइफ में से, थोड़ा पैनिक कम हो जाता है, थोड़ा जो एंजाइटी है वो तो बहुत ज्यादा कम हो जाती है, कि जब मुझे यस पता सर। है यस सर। कि आई ट्रस्ट हिज वर्ड्स एंड आई हैव ट्रस्ट हिज एक्शंस, तो मेरे पास वो एंजाइटी थोड़ी कम हो जाती है। यस सर। यस। और दूसरी चीज अथर, इंपॉर्टेंस ऑफ हैविंग अ प्रॉपर स्टडी टेबल। आपने जो दूसरी चीज बोली थी कि मैं अपने टेबल पे बैठ जाता था, कि मेरा एक स्टडी टेबल है, एक चेयर है, तो यस। उससे क्या फायदा होता है, मतलब एक स्टूडेंट है जो बेड पे बैठ के पढ़ रहा है वर्सेस आप जो स्टडी टेबल पे पढ़ रहे हो, तो इज देयर एनी डिफरेंस कि अगर आप स्टडी टेबल पे बैठ के बेड पे बैठ के पढ़ते हो? सर अगर एक स्टडी टेबल है तो एक सेट डेकोरम है कि बच्चे को पढ़ना है। अब एक बार टेबल पे आ गया तो वो दोबारा सोने नहीं जाएगा। बेड पे, सोफा पे, कहीं भी अनयूजुअल प्लेस पे बैठ के उसका वो एक डिसिप्लिन सेट नहीं होता, एक डेकोरम सेट नहीं होता। तो वो कहीं ना कहीं डिस्ट्रैक्शन का एक सोर्स बनता है सर। एग्जैक्टली exactly. ये। और उससे यस भी सर। ज्यादा जो एक और इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे आप जो शायद हम लर्न कर सकते हैं इज दैट, कि एक मेरा बॉडी का पोस्चर भी खराब होता है। मैं बैठ के पढ़ रहा हूँ यस ऐसे सर। लेट के, किताब आंखों के आगे रखी है, एक तो आंखों पे स्ट्रेस आ रहा है, फिर दूसरा क्या है, मेरे बैकबोन पे इंपैक्ट आ रहा है। तो ये सारी चीजों से मेरी, देखो ये तो सारी एक फिजिकल चीजें हो गई कि जो मेरी बॉडी पे इंपैक्ट आ रहा है, मेरी एफिशिएंसी पे बहुत ज्यादा इंपैक्ट आता है। अगर मैं बेड पे बैठ के यस सर। पढूं, आप किसी दिन बेड पे बैठकर पढ़ लो, उसमें आप शायद आधे घंटे में बोर हो जाओगे, नींद आ जाएगी, सो जाओगे। वर्सेज आप एक प्रॉपर यस टेबल सर। चेयर पर बैठे हो, ऑन दैट टेबल हाँ चेयर हाँ। आपको एक थोड़ा सा क्या होता है, पोस्चर इतना ऐसा होता है कि एक्टिव पोस्चर होता है, कि मेरे हाथ में मेरा पेन है, मेरे बुक्स हैं, मेरे को अच्छे से पढ़ना है, तो एक वो वाली चीज एक बहुत बढ़िया तरीके से आ जाती है। यस सर। यस। चलो, बहुत ही बढ़िया। अथर, रिविजन्स कितने करे थे एग्जाम से पहले? एक सीए इंटर का स्टूडेंट अगर अपना जो ये नेक्स्ट अटेम्प्ट है सितंबर वाला या जैन वाला वो लिखने जा रहा है, कितने नंबर ऑफ रिविजन्स कंपलसरी है बोथ ग्रुप ऑफ, जो बोथ ग्रुप प्लान कर रहा है उस स्टूडेंट के लिए? सर मैं मेरा रिवीजन का वो बताता हूँ कि मैंने कैसे किया था। सर मेरी अप्रोक्सीमेटली बोथ ग्रुप्स की क्लासेस 10 फरवरी को खत्म हो गई थी। ठीक है। एंड फिर मैं थोड़ा टायर्ड सा था तो मैंने 5 दिन का एक ट्रिप पे चले गया था मैं सर। उस टाइम पे कुंभ महाकुंभ भी था तो मैं प्रयागराज चले गया था। 15 फेब से सर मैंने मेरा एग्जैक्ट रिवीजन चालू किया था। अप्रोक्सीमेटली 75 डेज थे मेरे पास सर। ठीक है। और सर मैंने स्टार्टिंग से ही डिसाइड कर रखा था कि मैं मल्टीपल रिवीजन से ज्यादा डिटेल्ड रिवीजन पे जाऊंगा। तो मैंने रिवीजन दो ही किए थे लेकिन वो एकदम डिटेल्ड रिवीजन थे, कहीं कुछ नहीं छोड़ा था, ना छोटा सा प्रोविजन ना छोटा सा सेक्शन, कुछ नहीं छोड़ा था। एकदम डिटेल सेक्शन था। एंड फर्स्ट रिवीजन में तो मैं अकाउंट के क्वेश्चंस हैंड रिटन प्रैक्टिस करता था। वेरी गुड। और सेकेंड रिवीजन के अंदर मैं अकाउंट्स में तो जो आपने इंपॉर्टेंट मार्क करवा रखे थे क्लास के टाइम पे उनको हैंड रिटन कर लेता था, बाकी को एक बार ऑडिट कर लेता था। एग्जैक्टली, टाइम भी इतना नहीं होता है। यस सर। एंड सर अकाउंट्स की अगर मैं बात करूं तो रिवीजन के टाइम पे मैंने दो चीजें करी थी जो मेरे को काफी हेल्पफुल लगी थी। फर्स्ट रिवीजन के टाइम पे मैं जैसे क्वेश्चन प्रैक्टिस किया तो उसमें जो भी इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट मेरे को दिखी उसको मैंने हाईलाइट कर ली थी, ठीक है। ताकि मैं जब सेकंड रिवीजन में उसको ऑडिट करूंगा या लास्ट डे रिवीजन पे जस्ट ऑडिट करके चल जाऊंगा फटाफट फटाफट तो वो मेरे को दिख जाए। और एक और मैंने किया था सर कि मैंने एडजस्टमेंट कॉपी बनाई थी एक, जिसमें यस। जो भी ट्रिकी एडजस्टमेंट्स थी वो सब लिख रखी थी मैंने उसके अंदर।
तो जैसे इस बार का एडवांस अकाउंट्स का पेपर आया, उसमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का जो क्वेश्चन आया था वो एग्जैक्ट मेरी एडजस्टमेंट कॉपी में से था, एंड मेरे को नॉट मोर देन 15 मिनट्स नहीं लगे थे, मैंने पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर लिया था। वो एमेलगमेशन के साथ भी सेम था, मैंने वो तुरंत कर लिया था। तो ये मेरे को एडजस्टमेंट बुक काफी हेल्प की थी। लॉ में तो सर मैं भी ऐसे ही पास हो गया कि भगवान भरोसे वो मेरा अच्छा नहीं था। टैक्स में सर मैंने ये किया था कि टैक्स जैसे इनकम टैक्स है, जीएसटी है, दो पार्ट है। मेरा डीटी इतना स्ट्रांग नहीं था जितना मेरा जीएसटी था। तो मैंने पूरा फोकस मेरा जीएसटी पे डाला और डीटी पे इतना करा कि मैं एटलीस्ट अगर 50 मार्क्स का पेपर है तो मैं 30 या 25 तो ले आऊं। यस। तो इसकी वजह से मेरे डी टैक्स के अंदर एग्जाम्पशन आई सर। ये था वेरी सर रिवीजन। वेरी गुड, वेरी गुड यार, वेरी गुड। मतलब सब्जेक्ट वाइज स्ट्रैटेजी भी बैंग ऑन थी, मैं ये बोलूंगा। यस सर। एक्चुअली ये जो एडवांस्ड अकाउंटिंग के अंदर या अकाउंटिंग के अंदर या किसी भी प्रैक्टिकल सब्जेक्ट में, मैं भी ये चीज बार बार अपने बच्चों को बोलता हूँ कि एक एडजस्टमेंट रजिस्टर बनाओ। क्या है कि वहां पर सारे एडजस्टमेंट्स लिखते जाओ, लास्ट डे पर क्या है, सिर्फ एडजस्टमेंट रजिस्टर देखना पड़ेगा यस और सर। प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। प्रैक्टिकल हम्म। क्वेश्चन ऑटोमेटिकली हो जाएगा, क्योंकि जो इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट है वो वहां पे तुम लिख चुके हो, जो तुमने गलती करा था या जो भी तुमने किया था वो यस ऑलरेडी सर। तुम वहां पे लिख चुके हो। तो ऑटोमेटिकली जब तुम यस पेपर सर। में देखोगे तो वो आती ही होगी एडजस्टमेंट, ऐसा हो ही नहीं सकता वो कहीं बाहर से आ जाए। यस सर। यस। अच्छा, अथर्व एक चीज बताओ, आपकी जो प्लानिंग में, अगर मैं अकाउंटिंग की बात करता हूं, एडवांस्ड अकाउंटिंग की, तो आपका ये जो पीवाईक्यू आरटीपी एमटीपी को हमने जो क्लास में सॉल्व किया था बैठकर, और साथ साथ होमवर्क में दिया आपको घर पर करने के लिए भी कुछ हम्म। क्वेश्चंस को अलोंग विद आईसीआई मॉड्यूल, हाउ डिड दैट मेक अ डिफरेंस इन योर लर्निंग्स? और आपकी प्रिपरेशन में कैसे वो एक डिफरेंस लेकर आई कि मेरे को एक होलसम प्रिपरेशन बना, या कैसे, व्हाट डिफरेंस डिड इट मेक टू यू? सर द डिफरेंस इट मेड वाज कि सर आईसीआई मॉड्यूल में जो क्वेश्चन होते हैं वो तो एक बेसिक लेवल ऑफ क्वेश्चन होते हैं और थोड़े एडवांस लेवल के क्वेश्चन होते हैं, लेकिन जैसा आईसीआई एग्जाम में पूछता है वो जनरली सेम नहीं होता। वो अपने को पीवाईक्यूज में ही मिलता है या वो कुछ स्पेशल एडजस्टमेंट आरटीपीएमटी में दे देता, आरटीपीएमटीपी में दे देता है। तो सर मेरा सजेशन यही रहेगा कि आरटीपीएमटीपी करना तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और पीवाईक्यूज की बात करूं तो एटलीस्ट पिछले अटेम्प्ट का पेपर तो सॉल्व कर ही लेना चाहिए सर। यस, एग्जैक्टली। उससे थोड़ा सा आपको क्या होता है ना, एक माइंडसेट समझ में आता है इंस्टीट्यूट का कि यार हमारे पास ये इस तरीके से हमारा एग्जाम जो है वो आने वाला है। तो विच इज अ हम्म। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, अगर हम अपने सीए का कोई भी लेवल सर। ऑफ एग्जाम लिखने जा रहे हैं, दैट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। अंडरस्टूड, अंडरस्टूड। अब अपने पास यार, अगर कोई बच्चा लेट सपोज सिंगल ग्रुप या बोथ ग्रुप प्लान कर रहा है, एनी स्ट्रैटेजी अथर्व जो आपको लगता है कि यार मैं अब सीए फाइनलिस्ट बन गया हूं, मैं ये स्ट्रैटेजी या ये स्टडी प्लान अगर शेयर कर दूं तो मेरे शायद जूनियर का भला हो जाए या जूनियर का बेनिफिट हो जाए, जो मैंने अडॉप्ट करी थी स्ट्रैटेजी अपनी स्टडीज के टाइम पर। तो वो कुछ ऐसा अगर आपके पास कोई, जैसे हम तो बोल देते हैं गुरु मंत्र, आपके लिए आप अपने जूनियर्स को दे सकते हो, आपका कोई दोस्त का मंत्र आप जो अपनी तरफ से देना चाहो उन लोगों को। सर मैंने एक चीज फॉलो करी थी कि मैं हर रोज का टारगेट लेके चलता था कि मेरे को आज क्या करना है। आज भी सर मेरे पास उसकी एक प्रॉपर फाइल बनी हुई है। जो मैंने जब से ग्रुप 2 सेलेक्ट किया था कि मैं बोथ ग्रुप्स दूंगा, तब से मैं एवरीडे खुद को टारगेट देता था कि मेरे को ऑडिट के 2 लेक्चर देखना है, उसका होमवर्क करना है, उसका रिवीजन करना है, कॉस्टिंग का ये करना है। और फिर जैसे ही तीनों ग्रुप की क्लास हो गई, अगर टाइम बचा तो फॉर एग्जांपल टीडीएस का एक सेक्शन रिवाइज कर लिया, डिडक्शन रिवाइज कर ली, एक छोटा सा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड रिवाइज कर लिया, या बायबैक के नोट्स गो थ्रू कर लिए। तो ये मैं सजेस्ट करूंगा कि सबको एक टू डेट टारगेट करके एक रजिस्टर बनाना चाहिए। इससे एक मोटिवेशन भी आता है, उसमें जब आप रोज टिक करोगे कि आज मैंने ये कर दिया, आज मैंने ये कर दिया, तो आपको इंस्पायरिंग लगेगा और आप रोज उसको करने के लिए जाओगे। तो ये मेरे को काफी हेल्पफुल लगा था सर, ये मैं स्ट्रेटेजी सजेस्ट करूंगा। वेरी नाइस स्ट्रैटेजी यार, मतलब बहुत ही बढ़िया। मतलब ये चीजें क्या होती हैं कि हम टीचर्स तो बोलते ही हैं कि एक रोड मैप होना चाहिए हर क्लास का, हर हाँ। दिन का, हर चीज होनी चाहिए। लेकिन वही चीज जब एक स्टूडेंट आकर, जिसने ये जर्नी अभी रिसेंटली क्लियर करी है, एक सीए फाइनलिस्ट आकर बोलता है, तो बहुत डिफरेंस बनता है एक माइंडसेट में। एक स्टूडेंट को लगता है नहीं यार ये चीज एक्चुअली में काम कर रही है, और अगर मेरा सीनियर कर सकता है तो मेरे लिए भी जरूर काम आएगी ही आएगी। चलो यार ठीक है यस अथर्व, सर। लास्ट में बस एक चीज पूछना चाहूंगा, आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा ओवरऑल? सीए फाउंडेशन, सीए इंटरमीडिएट, एडवांस्ड अकाउंटिंग, अकाउंटिंग आपने जो पूरा स्टडी किया मेरे साथ, हाउ वाज योर एक्सपीरियंस ऑफ आई विजन क्लासेस, ऑफ स्टडिंग विद मी?
कैसा आपका फीडबैक रहा, मजा आया कैसे, बिल्कुल ऑनेस्ट एकदम, कैसा रहा आपका ये पूरा जर्नी? सर फाउंडेशन में तो मैंने आपकी पेड क्लास ली नहीं थी, मैंने आपके यूट्यूब लेक्चर से किया था। ठीक। यूट्यूब लेक्चर से मैंने जैसे आपका लगा, मेरे को काफी अच्छा लगा। उसी जो आप प्रैक्टिकल नॉलेज एक रिवीजन लेक्चर में देते हो, मैंने ये सोचा था इतनी कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग अगर मेरे को एक रिवीजन लेक्चर में हो रही है, तो अगर मैं इन्हीं सर से एक्चुअल में पेड बैच लूंगा रेगुलर क्लास, तो कितनी अंडरस्टैंडिंग होगी। तो मैंने इसी बेसिस पे आपकी रेगुलर क्लास ली थी, और एकदम वैसा का वैसा ही हुआ। द लेवल ऑफ कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग दैट आई हैव, एंड एक ऐसा बच्चा जिसने, मेरा एक दोस्त जिसने दूसरे टीचर से लिया है, इज कम्प्लीटली डिफरेंट है। एंड जो आपका सर स्टडी मटेरियल आपने दिया था आईपीएम, वो भी बेस्ट था सर। उसमें पीवाईक्यूज वगैरह बहुत अच्छे क्वेश्चंस थे, काफी अच्छे क्वेश्चंस थे सर। एंड बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था सर आपके साथ। आप काफी एक पॉजिटिव टीचर हो, आप हमेशा बच्चे को पॉजिटिव चीजें सिखाते हो। एंड क्लास के दौरान भी आर्टिकलशिप के बारे में, प्रैक्टिकल एक्सपोजर, इंडस्ट्री रिलेटेड थिंग, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स वाला चैप्टर पढ़ते समय तो आपने बहुत सारी चीजें बताई थी। तो काफी प्रैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग देते हो सर आप। चलो यार, थैंक यू सो मच। बहुत अच्छा लगता है। देखो यार, बहुत कम मोमेंट्स होते हैं हमारे लिए भी जब हम 1-to-1 इंटरेक्ट करते हैं अपने स्टूडेंट से, और ये यस वन सर। टू वन इंटरेक्शन में जब आप लोगों से हमें लर्निंग मिलता है और आप लोगों से हमें डायरेक्ट फीडबैक मिलता है, तो रियली बोलूंगा यार, हमारे लिए भी बहुत ज्यादा मोटिवेशन होता है। उसमें बस इतना इतना समझ में आ जाता है कि यार जो हम हार्डवर्क कर रहे हैं ना, लेट सपोज जैसे आपने कहा फाइनेंशियल स्टेटमेंट वाले चैप्टर में, मैं जब से मैंने पढ़ाना स्टार्ट किया है, एक हार्डवर्क मेंटेन किया है कि बच्चे को इंटर के लेवल पे एक एक्चुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट खोल के, एक्चुअल बैलेंस शीट, पीएनएल, कैश फ्लो, अलोंग विद नोट्स टू अकाउंट्स, अलोंग विद ऑल द यस। रिलेटेड इंफॉर्मेशन, उसको इंटर के यस लेवल सर। पर पढ़ा दो, ताकि जब वो अपनी आर्टिकलशिप करने जाएगा ना, तो उसे ऐसा नहीं लगेगा यार ये कौन सी बैलेंस शीट मेरे सामने रख दी, मैंने बुक्स में कुछ और पढ़ी थी, यहां कुछ और है, ये कौन से नोट्स टू अकाउंट्स रख दिए, ये कैसा इतना डिस्क्रिप्शन। तो वो मैंने हमेशा एक चीज बस इतना किया कि यार बच्चे को थोड़ा प्रैक्टिकल देकर भेजो, कि वो ऐसा ना हो ही इज अ नाइव व्हेन ही इज गोइंग फॉर हिज आर्टिकलशिप। उसको पता है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट एक लिस्टेड कंपनी के कैसे दिखते हैं, तो ही हैज दैट एक्सपोजर, तो वो डरेगा नहीं जब उसके सामने कभी कोई उसको कहेगा बैलेंस शीट रीड करके बताओ। बिकॉज दिस हैपेंस व्हेन यू विल गो फॉर योर यस सर। आर्टिकलशिप, योर सीनियर्स वुड टेल यू व्हाट हैपेंड विद मी ऑल्सो। मेरे को पहले 2-3 दिन बस इतना ही काम मिला कि इनकी पिछले 2-3 साल की बैलेंस शीट को रीड करो, पीएनएल को रीड करो, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, एनुअल रिपोर्ट रीड करो। अब एक सीए इंटर वाला स्टूडेंट, कहाँ इतनी हाँ नॉलेज हाँ। होती है कि क्या बैलेंस शीट, क्या पीएनएल, ठीक है पढ़ा यस। होता है, बुक्स में किया होता है, बट वो प्रैक्टिकल चीज एक समझना और करने में बहुत फर्क होता है। सो दैट इज आई गेस जो आपको आगे भी बहुत ज्यादा काम आएगा जब आप जाएंगे अपनी आर्टिकलशिप के लिए। यू विल फील द डिफरेंस एंड यस ऑलवेज सर। मेंटेन दैट लर्निंग एटीट्यूड इन यू। ये बहुत जरूरी है कि अभी मुझे आता है, लेकिन मुझे इतना नहीं आता जितना आगे हाँ हाँ, हमें और जरूरी आगे है। सीखने को मिलेगा। यस एग्जैक्टली सर। तो व्हेन यू विल हैव दैट लर्निंग एटीट्यूड इन लाइफ, तो ये एक पॉजिटिव चीज लेकर जाना, यू विल ऑलवेज मूव अहेड। व्हेन यू विल से यार मुझे तो सब कुछ आता है और मैं ही बताऊंगा सबको कैसे करना है, तो चीजें क्या है वो बैक गियर मार लेंगी और दिक्कत आएगी आगे चल के। ठीक यस होगी सर। बात। चलो यार अतः बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके दोस्त। आगे थैंक भी यू सर, मेहनत करो, लाइकवाइज। इसी तरह यस आगे सर। बढ़ते रहना, मम्मी पापा का नाम रोशन करना। मेरी तरफ से उन लोगों को भी बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस बोलना, उनका बहुत हार्डवर्क है, मुझे पता है। आप यहाँ बैठे थैंक हो यू सर। लेकिन उनका बहुत बड़ा हार्डवर्क है। सो मेनी कॉन्ग्रेचुलेशंस टू देम ऑल्सो, टू यू ऑल्सो। आगे भी इसी तरह मेहनत करो। सीए फाइनल दूर नहीं है अब तो, यस जनवरी सर। 26 में फाइनेंशियल रिपोर्टिंग भी साथ में लगाएंगे। थैंक यू सर। ठीक है, चलो ऑल द वेरी बेस्ट यस सर। अतर। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू बाय बाय। सर। टेक थैंक केयर। यू। बाय। बाय। थैंक यू।